आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक। तो बच्चों अर्थक्वेक से पहले आपको एक प्लेट टेक्टोनिक एक बेटा छोटा सा टॉपिक होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आई होप कि तुम सबको स्क्रीन दिख रही होगी, और नहीं दिख रही हो तो मैंने चैट बॉक्स में थर्ड यूनिट का लिंक सेंड कर दिया था, तो आप उसे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है कि स्क्रीन बाद में हमारी डिस्टर्ब होती है, नहीं शो हो पाती है बच्चों, तो उस इन दैट केस बेटा प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जो हमारी अर्थ की ऊपरी जो बाहरी परत है उसको डीफॉर्म कर रही हैं, उसमें कुछ चेंज लेके आ रही हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। अब आई थिंक तुमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम धरती के सरफेस से उसके अंदर की तरफ जाते हैं तो हम अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। जो हमारे 3 हिस्से होते हैं वो आपने सुना होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है। जो क्रस्ट होता है वो बाहरी परत जो है उसको हम कहते हैं, दूसरे लेयर पे मेंटल आता है और तीसरे पे कोर आता है। ये तो बेटा हमने एक तरीके से विभाजन कर रखा अर्थ का। एक हमने दूसरे तरीके से भी कर रखा है जिसको हम लिथोस्फियर और एस्थीनोस्फियर बोलते हैं। तो लिथो का जो मतलब होता है बेटा, लिथो का मतलब होता है सॉलिड से। तो लिथोस्फियर का मतलब अर्थ का वो पार्ट जो सॉलिड है, और एस्थीनोस्फियर का मतलब होता है पिघला हुआ। तो अर्थ का जो लिथोस्फियर है वो किस किस से मिलके बनता है? वो बन के मिलता है बेटा क्रस्ट से और अपर मेंटल से। उन दोनों से जो मिलके हमारा पार्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फियर। और जो एस्थीनोस्फियर है जिसको हम पिघला हुआ पार्ट बोलते हैं, मतलब क्या है कि भाई तुमने पढ़ा है कि अर्थ जो धरती के नीचे जो चट्टाने हैं ना, वो इतनी ज्यादा वहां पर हाई टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो वो पिघली हुई हैं। मतलब आप उसको लिक्विड तो नहीं कह सकते, पर हम उसे कहेंगे मोल्टन सॉलिड, मतलब पिघली हुई है, जिसको मैग्मा कहते हैं बच्चों। तुमने सुना होगा कि मैग्मा जब वल्कनों से बाहर आता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? लावा बोल देते हैं। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली, हमारी जो अर्थ है बेटा वो कैसी है? वो ऐसी है कि कोई सॉलिड चीज किसी मोल्टन, जैसे शहद, थिक मोल्टन, ठीक है, लिक्विड की तरह पतला नहीं, थिक पिघली हुई किसी चीज के ऊपर तैर रही है, इस तरीके से हमारी है। ठीक है, लिथोस्फियर का मतलब हर कोई बच्चा समझ गया है। अर्थ के सॉलिड पार्ट को हमने लिथोस्फियर कहा। वो दो चीजों से मिलके बना है, क्रस्ट से और अपर मेंटल से। और उसके बीच में देखो तुम्हें ये एल ए बी दिख रहा होगा। ये एल ए बी जो है ना, ये कुछ नहीं है बेटा, लिथोस्फियर एस्थीनोस्फियर बाउंड्री को हम कह रहे हैं। एल ए बी, भाई कोई बच्चा सोचे ये एल ए बी क्या है, तो ये बाउंड्री है लिथोस्फियर और एस्थीनोस्फियर की। और रॉक किस तरीके से बेटा स्ट्रेस के अंदर बिहेव कर रही हैं, उसी के हिसाब से हमने ये बाउंड्री जो है ड्रा कर रखी है। मतलब अब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो सॉलिड किसी ऐसे थिक पिघली हुई मोल्टन चीज के ऊपर तैर रही है, इस तरीके से हमारी अर्थ है। पर हम ये भी कह रहे हैं बेटा कि जो हमारी अर्थ है ना, जो उसका लिथोस्फियर है, वो कोई एक सिंगल चीज नहीं है भाई। जैसे किसी अंडे की कवरिंग है, वो पूरी एक समान ही होती है, एक जैसी ही होती है, नहीं बच्चों। उसमें ब्रेक हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो दरारें हैं। तो हम कह रहे हैं हमने अपनी अर्थ को अलग जगह 7 से 9 मेजर प्लेट में डिवाइड कर रखा होता है। और वर्ल्ड एटलस जो है वो बच्चों मान के चल रहा है कि हमने 8 मेजर प्लेट जो है उसमें हमारी अर्थ को डिवाइड कर रखा है। ठीक है भाई, अर्थ सॉलिड है, उसके अंदर कुछ प्लेट्स हैं, उनको हमने डिवाइड कर रखा है, प्लेट्स में डिवाइड कर रखा है। ये प्लेट की बाउंड्री होती है, जैसे इन्होंने कह रखा है बेटा, यूरेशिया एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत महासागर एक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस तरीके से बच्चों हमारी अलग अलग प्लेट्स हैं, हम ये कहते हैं। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि बच्चों आपकी जो अर्थ जो नीचे एस्थीनोस्फियर मोल्टन है,
वो गर्म है, ठीक है? वो फ़ोर्स ड्राइव कर रहा है कन्वेक्टिव फ़ोर्स जो है वो ड्राइव कर रहा है किसके लिए? प्लेट मूवमेंट के लिए। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी अर्थ में प्लेट्स हैं, मतलब वो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, तो जहाँ पर प्लेट बाउंड्री होंगी, एक प्लेट की बाउंड्री, दूसरी प्लेट की बाउंड्री, वहाँ पे कहीं न कहीं बेटा क्या होगा? दरार होगा, ठीक है? फ्रैक्चर होगा। और फिर हम ऐसे भी कह रहे हैं कि वो जो हमारी जो प्लेट्स हैं, वो ऐसे एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो मूवमेंट कर रही हैं, बहुत स्लो मूवमेंट कर रही हैं। और उस मूवमेंट के लिए कौन-सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? उस मूवमेंट के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, वो है बेटा कन्वेक्शन एनर्जी। तो वो किस तरीके से? वो बच्चों कि देखो, तुमने कभी पतीले में ऐसे पानी उबाला हो, तो जब पतीले पतीले में बच्चों हम पानी उबालते हैं, तो क्या होता है बेटा? पतीले पतीले में जब पानी उबालेंगे, तो पहले तो नीचे के मटेरियल गरम होंगे, नीचे का लिक्विड मटेरियल गरम हो रहा है और फिर वही पार्टिकल कहाँ चले जाएँगे? ऊपर की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके जो हॉट हो जाएँगे, वो फिर नीचे आएँगे, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना, भी एनर्जी 3 ही तरीके से ट्रांसफर कर रही होती है, या तो आपकी अ, कंडक्शन से, कंडक्शन बेटा जिसमें कोई मटेरियल इन्वॉल्व होता है, भई जैसे करंट बह रहा है, या कन्वेक्शन से या रेडिएशन से। रेडिएशन बेटा में जैसे सन से रेडिएशन आ रही है, और कन्वेक्शन बेटा कि ये जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि इसमें ऐसे भई हम कह रहे हैं एस्थेनोस्फीयर हॉट है, ठीक है? लिथोस्फीयर कूल है। तो ये जो हॉट पार्टिकल हैं, ये बच्चों ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कन्वेक्शन एनर्जी है, एस्थेनोस्फीयर जो आपका गर्म है बच्चों, वही एनर्जी आपकी क्या कर रही है? प्लेट की मूवमेंट को कर रही है। वही आपकी अ, एनर्जी, मतलब प्लेट मूवमेंट किस एनर्जी से ड्रिवन है? एस्थेनोस्फीयर हॉट है, उस कन्वेक्शन एनर्जी से बच्चों वो ड्रिवन आपका है। ठीक है? अब हम कह रहे हैं, ठीक है, वही प्लेट मूवमेंट कर रही है। तो जो प्लेट की मूवमेंट है बेटा, वो 3 टाइप की होती है, ठीक है? तो 3 टाइप की जो प्लेट की मूवमेंट हैं, वो आपकी कौन-कौन सी होती हैं? कि हमने प्लेट की बाउंड्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और बेटा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है? तो पहले वो कह रहा है कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज होना किसी चीज़ का बच्चों आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ना, मिलना, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है? भई अगर तुम्हें ये ना शो हो रहा हो, तो तुम बच्चों ये अपने लिंक पे मैंने डाल रखा है ना, उस पे अपना देख सकते हो। अब कई बार मुझे खुद नहीं पता चल रहा होता कि हर एक क्लास में तुम्हारा शेयर हो रहा है कि नहीं। तो बेटा जैसे सेकंड क्लास में मैंने अब देखा कि तुम्हारा ये पिक नहीं तुम्हें दिखाई दे रही थी। जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, अब तुम देखो बेटा, इमेज देखो, कन्वर्जेंट बाउंड्री आई थिंक सबको अगर इमेज। क्योंकि मैम मैम फर्स्ट में भी लिंक वो शो नहीं हो रहा, और एक बार लिंक दोबारा शेयर कर दीजिए। अच्छा बच्चों, ठीक है, मैं दोबारा भी शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या कहते हैं, फर्स्ट में भी, इसका मतलब जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं उनको मैसेज नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये वाली हाँ बात है जी, ना? हाँ जी मैम। ओ ओके बच्चा, मुझे लग रहा था कि वैसे फर्स्ट में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सब बच्चों को शेयर हो रही है, पर चलो मैं दोबारा से करती हूँ। देखो, अब कोशिश करना जो बच्चे आए ना बेटा, वो सेकंड क्लास पे ही कनेक्ट हुए, क्योंकि जब मैं बार-बार इधर-उधर करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि ये शो होना खत्म कर देता है, क्योंकि ये वही 4 क्लासेस में बच्चा कभी इधर आ रहा है, कभी उधर। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, ये शो करना बंद कर देता है। अब कोशिश करना बच्चों, बस तुम सेकंड क्लास पे आ जाओ, फर्स्ट पे बहुत बच्चे हो रखे हैं, 55 बच्चे हो रखे हैं। सेकंड पे आ जाना बेटा, अपना मैसेज कर दो कि फर्स्ट भई जॉइन ऑन द सेकंड लिंक। अब सब बच्चों को शो हो रहा है बेटा? मेरे को पहले ये बताओ, हर एक बच्चे को, हर एक क्लास में आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? थर्ड क्लास के बच्चों को सबको हो रहा है बेटा? अ, इ दिख मैम रहा है फर्स्ट में तुम्हें? शो हो गया है। फर्स्ट, सेकंड हाँ, में हो गया है। आई होप कि थर्ड में भी हो गया हो। थर्ड में भी हो गया हो बेटा? सबको हो रही है ना जितने भी बच्चे बैठे हैं? भई मैं बोलती रहूँ और तुम डायग्राम, तुम्हें पता ही ना चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ भी मैं नहीं चाहती, क्योंकि थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चा इसको देखे, और मैं साथ के साथ तुम्हें
कर भी दूँगी बेटा, उसमें भी कर दूँगी, चैट बॉक्स में भी डाल दूँगी, अगर ना दिखाई दे, तो तुम अपना वहाँ से देखते रहना, ठीक है? अब भई सबसे रिक्वेस्ट है, एक कोई बच्चा अपना मैसेज टाइप कर दे कि सेकंड क्लास के लिंक पे ही आना बच्चों, ठीक है? अब मैं बार-बार जब इधर-उधर करती हूँ, तो ये स्क्रीन मेरी शो होनी बंद हो जाती है बच्चों, मुझे पर्सनली ये चीज़ लगती है और ये टेक्निकल दिक्कत फिर हर रोज़ ही आती है, तो इससे अच्छा पहले आप चाहे कितना ही करते रहो, पर बाद में एक बार शुरू हो जाती क्लासेस में, एक बार इस क्लास पे जा रही हूँ, एक बार उसमें, तो मुझे दिक्कत आ रही है। सबसे रिक्वेस्ट है भई सेकंड क्लास पे ही आओ, अब मैं और किसी क्लास पे नहीं इतना जॉइन करवाऊँगी, मैं सेकंड पे ही करूँगी, फिर मेरी स्क्रीन चली जाती है वरना। अब बेटा, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इतनी बात आई थिंक जो भी बच्चा लेट आया है उसको भी पता चल गई है कि हमारी जो अर्थ है वो 7 से 8 मेजर प्लेट में है और बेटा प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रही है, उसको एनर्जी मिल रही है कन्वेक्शन से इस तरीके से कि नीचे जो एस्थिनोस्फियर है वो पिघला हुआ है, मोल्टन है, इसलिए वो एनर्जी उसको दे रहा है। ठीक है बच्चों? और एनर्जी मिल रही है। फिर मैंने कहा जो हमारी प्लेट की बाउंड्री है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले बाउंड्री वो कह रहा है बेटा कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जब कोई 2 प्लेट आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है? देखो इस डायग्राम में दोनों के एरो एक दूसरे की तरफ हैं, मतलब कन्वर्ज हो रही हैं। एक ये प्लेट है बेटा, ये दूसरी प्लेट है और ये एक ट्रेंच तुमने दिख रहा होगा। ट्रेंच का मतलब क्या होता है बेटा? गहरी खाई। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि जब बेटा कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो वहां पर क्या होता है? ट्रेंच भी होता है। वैसे फोल्डिंग माउंटेन हिमालय भी कन्वर्जेंट ही है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि पर अभी तुम ये याद रखो जैसे तुम्हें डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ तो वहां पर क्या हो सकता है? ट्रेंच मतलब तुमने कभी सुना होगा ये प्रशांत महासागर में हिमालय से भी ज्यादा गहरी खाई है तो उसको हम ट्रेंच बोलते हैं ना, मेरियाना ट्रेंच। तो सेम चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो वहां पर एक क्या हो सकती है? अ, आपकी ट्रेंच जो है वो हो सकती है। जब आपस में एक दूसरे की तरफ प्लेटें बढ़ रही हैं, कन्वर्जेंट है। दूसरी जो बाउंड्री है बेटा प्लेट्स है, वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं, तो अपोजिट जब जा रही हैं बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां पर बच्चों आपका जो वल्कनो है, ठीक है, वो आएगा और उससे मतलब अर्थक्वेक और वल्कनो यहाँ पर आएंगे और एक स्प्रेडिंग सेंटर तुम्हें दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर आपकी नई जमीन बनती चली जाएगी, नई क्रस्ट बनती चली जाएगी। बेटा जो जो भी आपका अर्थ के नीचे से आपका लावा बाहर आएगा, यहाँ पर सोलिडिफाई होके क्या बना देगा? वो एक आपकी नया अर्थ सरफेस बना देगा। तो डाइवर्जिंग प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हम एक मिड ओशनिक रिज कहते हैं, तो मिड ओशनिक रिज का मतलब यही है। वो कहाँ पर होती हैं? डाइवर्जेंट होती हैं, जहां से आपका आपका नया क्रस्ट जो है फॉर्म हो रहा है। और तीसरी है बेटा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे मैम हम अपने हाथ, हाँ बच्चे, मैम एक बार रिपीट कर दो ये वाली। अच्छा मैं करती हूँ। तुम्हें बेटा डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस देखो मैम। मैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं बेटा कि जो हमारी बाउंड्रीज है ना भाई, जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारी 8 वर्ल्ड एटलस तो 8 ही मानता है कि 8 मेजर प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट की जो बाउंड्री है ना वो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी। एक कैटेगरी तो हम ऐसे कह रहे हैं कि जहां प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, आपस में बेटा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जब वो आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है ना, तुम एरो देखो, एक दूसरे की तरफ जा रही है ना, तो एक दूसरे की तरफ जब प्लेट जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। पहले तुम सब बस इतना ही याद रखो, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो कन्वर्जेंट हम उसको बोलेंगे। फिर मैं कह रही हूँ बेटा दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें जो प्लेट है एक दूसरे के से दूर जा रही हैं, अब नहीं आ रही हैं, वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वहां पर भी बेटा कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, एनर्जी आपकी अर्थ की इंटीरियर की एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पर बच्चों। मैं कह रही हूँ कि
कि जहां पर ये दूर जा रही है, ये जो आपका स्प्रेडिंग सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इस हिस्से को हम मिड ओशियनिक रिज भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपकी नई क्रस्ट, नया सरफेस, अर्थ का नया जो धरातल है, क्रस्ट है, वो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो मैग्मा है बाहर निकल रहा है और वो सोलिडिफाई होके आपका क्या बन जाता है, एक नया सरफेस बन जाता है। और तीसरी कैटेगरी बेटा स्लाइड पास होना, मतलब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मतलब मैं अपने हाथ ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से ऐसे आगे पीछे करूं, जैसे डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि दो बाउंड्री जो है बच्चों, वो एक दूसरे से स्लाइड पास्ट हो रही है। स्लाइड पास्ट का मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, स्लाइड पास्ट हो रही है एक दूसरे से ऐसे परतें। मान लो कि एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, और एक मैम साउथ, आपकी नॉर्थ में। स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। मैम थर्ड वाली नहीं हो रही शो। बस ये अच्छा, फर्स्ट वाली थर्ड वाली शो नहीं हुई है, रुको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आगे नहीं आई है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, रुको मैं अभी डालती हूँ बेटा। एक बार ना मैं लिंक मैंने डाल रखा है, तुम इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो अगर तुम्हें ये है ना। रुको मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयर कर रही हूँ तुम्हारी। ट्रांसवर्स तुम अपने हाथों को भी कर सकते हो बेटा। मान लो मैंने अपने हाथ हथेली से हथेली मिला के और मैं एक हाथ आगे की तरफ लेके जा मैम रही आप हूँ, एक देखिए। हाथ पीछे की ले, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री, मतलब स्लाइड पास्ट, जो एक दूसरे के। देखो अब दिख रही है बेटा तुमको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिख रही है? हाँ जी मैम। ठीक है, अब सबको दिख रही है बेटा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो मेनली पहले तो बच्चे कहेंगे कि हमने तीन टाइप की बाउंड्री पढ़ ली। पहली कन्वर्जेंट, ठीक है भाई, दो प्लेटें आपस की तरफ टकरा रही थी, कन्वर्जेंट। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, डाइवर्जेंट। और तीसरी स्लाइड पास ईच अदर, मतलब कि ऐसे उनके किनारे जो हैं एक दूसरे से ऐसे जा रहे, एक आगे की तरफ जा रही है, एक पीछे की तरफ, एक नॉर्थ में जा रही है प्लेट, एक साउथ में जा रही है, इस तरीके से तुम इमेजिन करो, ठीक है। अब इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री, अब हम कन्वर्जेंट बाउंड्री को थोड़ा और पढ़ेंगे बेटा। जब मैंने तुम्हें ये कहा कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है भाई, अर्थ की क्रस्ट जो मैम है उसमें क्या, हाँ बेटा बोलो। मैम ये ऐसे ही है ना कि कन्वर्जेंट ये जैसे एक तरफ आ रही हैं तो ये एक एक तरह से टकरा के और माउंटेन्स फॉर्म करेगा। हाँ हाँ बेटा, और कन्वर्जेंट तो हमेशा ही आपस में टकराएंगी। तुम एक बात मान के रखो, कन्वर्जेंट जो है ना वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो टकराएंगी ही टकराएंगी। जो पर जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो ऐसे, मतलब कि भाई जैसे दो गाड़ियां हैं, एक तो आमने सामने से टकराई तो वो कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। वैसे मेरा एग्जाम्पल ठीक नहीं, पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए, पर फिर भी बच्चे तुम मान के चलो, और एक दूसरे की भाई आमने सामने से कन्वर्जेंट, पर विंडो टू विंडो जा रही हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना, हम घिसड़ लग गई भाई, विंडो से विंडो, एक जा रही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी एक दूसरे के, साइड साइड लग गई उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस मैम। मैम फिर ना इसका कोई एग्जांपल देना एक बार ट्रांसफॉर्म का, जैसे उसका तो हिमालय हो गया कन्वर्जेंट का, और सैन इसका। एंड्रू बेटा, अभी मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी बच्चों, ये चीजें अभी आएंगी तुम्हारी। पहले तो मुझे, एक तुमने सैन एंड्रू फॉल्ट देखा होगा बच्चों, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर आता है वो वाला फॉल्ट जो है ना। तुमने कभी सुना हो कि अर्थ, वीडियो भी आती है उसकी बेटा, ऐसे दरार दिखती है, बहुत लंबी दरार है, कोई छोटी मोटी नहीं है, कई किलोमीटर की है। सैन एंड्रू फॉल्ट, ये मैंने नोट्स में भी आगे डाल रखा है, तो उसमें वो जो है वो एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है बेटा, ठीक है। ठीक है अब मैम। अब बच्चों देखो, तुम्हें ये तीन बाउंड्री पता चल गई भाई। अब तुम आ जाओ कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर। पहले ये बेसिक सबको समझ आ जाना चाहिए, कन्वर्जेंट आपस में ऐसे आमने सामने की टक्कर चल गई भाई, डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और बेटा ट्रांसफॉर्म में मतलब कि साइडें उनकी एक दूसरे से ऐसे रगड़ करके जा रही हैं, ये वाली चीज। अब भाई मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें दो चीजें दिखती हैं हमें। एक तो बेटा कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो पहाड़, जो जमीन तुम्हें दिखाई देता है, और दूसरा होता है बच्चों ओशियन, ठीक है। तो जो ओशियन होता है ना बेटा, ओशियन की जो मोटाई होती है वो, मतलब डीप, तुम थिकनेस कह लो, मोटाई मतलब थिकनेस, वो बेटा 8 से 10 किलोमीटर होती है, पर वो डेंसिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है।
पर जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का मतलब हर कोई बच्चा समझता है जमीन, जमीन में कुछ भी हो सकता है, सैंड भी, रॉक भी, माउंटेन कुछ भी हो सकता है। कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है बेटा, उसकी मोटाई तो ज्यादा होती है, 80 किलोमीटर तक हो सकती है, पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्री को आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे तो किसी बच्चे ने माउंटेन की बात की, तो मैं उसको ही तुम्हें बताना चाह रही हूँ आगे ही। अब मैं तुम्हें ये कह रही हूँ बेटा, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना, उसमें 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो केस ये है कि ओशियन की प्लेट और बेटा कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकराए। दूसरी ये है कि ओशियन ओशियन की टकराए, और तीसरी बेटा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की टकराए। भाई हमारे पास दो, मैं जब क्रस्ट की बात करती हूँ तो हर एक बच्चे को पता है कि जो हमारी है एक ओशियन है हमारे पृथ्वी के सरफेस पे में दिख रहे हैं, और एक बेटा हमें कॉन्टिनेंट मतलब जमीन दिख रही है। ठीक है, तो एक तो ओशियनिक प्लेट होगी और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। तो सबसे पहली बात मैं किसकी कह रही हूँ, ओशियन की प्लेट की और कॉन्टिनेंटल प्लेट की। अब बच्चों, इसमें जब दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, अभी मैंने कहा कि ओशियन की जो प्लेट होती है उसकी थिकनेस 8 से 10 किलोमीटर होती है, पर उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो बेटा नीचे चली जाएगी। वो जब नीचे जा रही है तो इस जोन को हम सबडक्शन जोन भी बोलते हैं। और बेटा जब ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती हैं तो ट्रेंच बन जाती है। ट्रेंच का मतलब क्या है, गहरी खाई से है। जैसे तुम्हें पता है प्रशांत महासागर में भाई सबसे गहरी खाई है, हिमालय की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी खाई है, मेरियाना ट्रेंच उसको हम बोलते हैं। पहला केस ओशियन। हाँ बेटा बोलो। बेटा तुम, मैं यूं ही कह रही हूँ कि तुम क्लास 2 पे आ जाओ ना सारे बच्चे। अब क्लास 2 पे 29 बच्चे हैं। अब जो भी बच्चा आ रहा है, क्योंकि मैं जैसे करती जाऊंगी, फिर बच्चों मेरा क्या हो जाता है कि तुम्हें स्क्रीन 2 पे कह रहा है, यहाँ पे भी 8 बच्चे मेरे को शो हो रहे थे क्लास 1 पे। फिर वो मेरी वो चली जाती है स्क्रीन कई दफा। बेटा ये इतना आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको लगता है कि इधर जा रहे हैं हम। 2 इस पे तो 1 पे तो 8 बच्चे मैंने कर दिए हैं एडमिट। तो सब भाई, पहली कंडीशन हर एक बच्चे को समझ आई बेटा। पहली कंडीशन मैंने क्या कहा, ओशियन और कॉन्टिनेंट। और एक बच्चा याद रखेगा, ओशियन और कॉन्टिनेंट के केस में जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, सबसे आसान चीज है ये तो, ओशियन की ज्यादा है। ठीक है, जमीन के कंपैरिजन में ओशियन की जो आपकी प्लेट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ओशियन की नीचे चली जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो उस पार्ट को हम सबडक्शन भी बोलते हैं, और वहां पर एक ट्रेंच बन जाती है। अब अगला केस आ जाओ। अब वो कह रहा है बेटा, आपकी ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, जब ओशियनिक प्लेट से ही टकरा रही है, तो मैं उसको बोल रही हूँ ओशियन ओशियन। इस केस में क्या होगा, जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, वो नीचे की तरफ सबडक्शन जोन में चली जाएगी आपकी। और जो बेटा सबडक्शन जोन में जाएगी नीचे, मतलब वो कहाँ जा रही है, वो एस्थीनोस्फीयर में जा रही है, वो वहां पर मेल्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, जो प्लेट नीचे सबडक्शन जोन में जा रही है वो एस्थीनोस्फीयर। भाई किस बच्चे का, अब अगली केस क्या आ जाएगा बेटा, अगला केस आ गया आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जब होता है तो हम कहते हैं कि हमें क्या मिलते हैं, हिमालय जैसे फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं। ठीक है, जब आपकी जमीन वाली, कॉन्टिनेंट का मतलब जमीन से हम कहते हैं जिसपे पहाड़ है, जमीन है, वो जब आपकी प्लेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टकराती है तो आपकी क्या बन जाती है बेटा, आपके माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन जैसे हम कहते हैं। हिमालय क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है कंप्रेशनल स्ट्रेंथ की वजह से। ठीक है, एक नीचे जा रही है, और इस तरीके से बच्चों आपके क्या बन जाते हैं, आपके जो माउंटेन है वो बन जाते हैं। भाई आप बताओ, ये तुम्हें समझ आया भाई? इस चीज में जिस भी बच्चे को, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बेटा जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है वही बाउंड्री आपकी ट्रेंच प्रोड्यूस कर रही है, वही आपकी माउंटेन प्रोड्यूस कर रही है। माउंटेन कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन बेटा, हिमालय जैसे माउंटेन जो है वे कैसे प्रोड्यूस हुए, कि आपकी जब क्या हुई, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जो है आपस में टकराई है। ठीक है,
जैसे हम कहते हैं यूरोप और एशिया की प्लेट टकराई तो हिमालय बना। अब हम चलते बेटा, ये तुम्हारा जो भी था ना, ये अर्थक्वेक का बेसिक था, मतलब कि ये तुम्हें जानना जरूरी है। ये प्रोसेस, ये एक बेसिक प्रोसेस है कि ये अर्थ की चल रही है और इस तरीके से अर्थ एनर्जी रिलीज कर रही है। अब हम आ जाते हैं बच्चों तुम्हारे अर्थक्वेक के टॉपिक पे। भाई अर्थक्वेक, हाँ बोलो बेटे। बेटा मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब ओशियन की ओशियन से टकराएगी ना, तो भाई कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं ना, जब एक प्लेट, जब आपस में कोई प्लेट टकराएगी ना, तो एक प्लेट बेटा दूसरे के नीचे जाएगी। ठीक है, उसको हम सबडक्शन बोलते हैं। इसमें ऐसे दिखा नहीं रखा है डायग्राम में, ऐसे हम बोलते हैं कि सबडक्टेड प्लेट, मतलब एक प्लेट दूसरे के नीचे चलेगी। जैसे कि देखो नीचे नीचे एरो करके इन्होंने दिखा रखा है, तो इसका मतलब जब दो ओशियन की प्लेट टकरा रही हैं, तो वो प्लेट नीचे जाएगी, वो सिंक करेगी, वो धसेगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। वो फिर डिपेंड करेगा बेटा कि दो ओशन की प्लेट में कौन सी की डेंसिटी ज्यादा है। और उसमें कह रहा है कि भी ट्रेंच भी बन सकते हैं तुम्हारे, ऐसे वल्कनो आइलैंड, पर हम कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहे इसमें कि भाई ये बनेगा। जैसे मैंने ये कह दिया ना कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो फोल्डेड माउंटेन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, वो कंप्रेशनल स्ट्रेंथ की वजह से, कंप्रेशन स्ट्रेंथ मतलब ऐसे निचोड़ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो, तो बनेंगे ही बनेंगे आपकी माउंटेन। पर ओशियन ओशियन में ऐसा आप नहीं कह रहे हो कि भाई एक गहरी ट्रेंच बन गई, या वहां पे कोई भी प्रोसेस चल रही, ट्रेंच भी हो सकती है आपकी, वल्कनो भी चल रहे हैं, कोई आइलैंड भी बन गया है। आई बस समझ में। और शिंक कौन सी मैम होगी। हाँ बेटे। ये यहाँ पे जैसे ये एरो लगा रखी है, ये हाँ सेकंड वाले की हाँ फोटो में लिथोस्फेयर यहाँ नीचे जा रही है, ये हाँ हाँ दूसरी साइड से ऊपर आ रही है, यही हाँ वाली हाँ बता हाँ, रहे हो? बिल्कुल यही मैं तुम्हें यही बात कह रही हूँ बेटा। जब भी कभी भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, वो जब आपस में टकरा रही, तो एक प्लेट हमेशा ही नीचे जाएगी। तो नीचे सिंक सिंक कौन सी करेगी, नीचे कौन सी धसेगी, वो धसेगी जो भारी होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वही तो नीचे जाएगी ना बच्चों। तो ये जो एरो तुम्हें दिख रहा है ना, ये ऐसे दिखा रहा है कि ये प्लेट नीचे चली गई है और ये इसके ऊपर आ गई। और ये नीचे कहाँ गई, ये नीचे एस्थेनोस्फीयर में चली गई। इसका मतलब ये एस्थेनोस्फीयर में ही पिघल जाएगी, जो कुछ भी इसका मटेरियल था सब कुछ वहां चला जाएगा। इसका कोई ये नहीं रहेगा भाई हाँ ये प्लेट ये थी, नहीं, वो पिघल ही जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका कोई निशान नहीं रहेगा। मैं ऐसा तुम्हें बताना चाह रही हूँ। देखो हर एक कन्वर्जेंस में तुम देखोगे एक में ऐसे नीचे एरो लगा रखा है, ठीक है, कि ये नीचे की तरफ जा रही है। हर एक में जब भी तुम देखोगे, और जब ये नीचे जाती है, इसको हम सबडक्शन जोन भी बोलते हैं, कि भाई जो एरिया नीचे जा रहा है ना, इसको हम सबडक्शन जोन बोला जाता है। ये फोटो में लिख नहीं रखा है ये डायग्राम में बच्चों। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ूं, अगर तुम ये कहो कि हाँ हमें ये सब समझ आ गया है, अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, वरना अब हम अर्थक्वेक पे आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें भाई मैं मेरा ये समझाने का बच्चों ये मतलब है तुम्हारा, कि देखो ये जो बाउंड्रीज हैं वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे बेटा। जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी, अर्थक्वेक का मतलब क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, तो बच्चों वहां पर क्या होंगे, अर्थक्वेक आएंगे। आई बस समझ में, ये लाइन मैं तुम्हें कह रही हूँ। पर जब मैं डाइवर्जेंट बाउंड्री कह रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं ये भी कह रही हूँ कि यहाँ पर बच्चों इसका मतलब वल्कनो सबसे ज्यादा होंगे। जहां पर भी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जो उनका सेंटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज भी ऐसे बोला जाता है, वहां पर वल्कनो बहुत ज्यादा होंगे। पे रिंग ऑफ फायर तुमने पढ़ा ना, प्रशांत महासागर में है, वहीं वहां पर वो उसकी मिड ओशनिक रिज है, मतलब वहां उन वल्कनों से जो लावा मैग्मा, बेटा जब तक नीचे एस्थेनोस्फीयर में है तो मैग्मा है, धरती की सतह पे आ गया तो लावा है, और वो लावा सोलिडिफाई होके क्या बना देता है, एक नया धरातल बना देता है। ठीक है, इस तरीके से आई होप कि सबको समझ आ गया है। किसी भी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है बेटा। वरना अब हम चलते हैं अर्थक्वेक की ऊपर, अर्थक्वेक क्या कुछ है अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और मैं एक बार ग्रुप 1 में भी मैंने शेयर कर दिए हैं लिंक थर्ड यूनिट के, जितना मैं अभी इसमें डाला हुआ है मैंने। अगर किसी को ना दिखाई दे तो यहाँ से भी देख सकता है अपना खोल के। अब बच्चों हम चलते हैं अर्थक्वेक पे। भाई अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस है, धरती में जो कंपन आती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अर्थक्वेक बोलते हैं। भाई जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई, ठीक है, उसकी वजह से अर्थ में शेकिंग आई। फिर बच्चों एक सेस्मियोलॉजी कहीं पे वर्ड आएगा, सेस्मियोलॉजी क्या है, कोई 2 नंबर में पूछे तो उसका मतलब बेटा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव, मतलब
सेस्मिक वेव मतलब जो अर्थ भूकंप के समय जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उसको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं, तो इनकी स्टडी को सेस्मोलॉजी कहा जाता है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि सिर्फ हमारी अर्थ पे ही भूकंप नहीं आते हैं। अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, उस पे भी भूकंप आते हैं, मार्स पे भी भूकंप आते हैं, ठीक है। जुपिटर के कई चांद हैं बच्चों, उनके ऊपर भी आपके भूकंप आ रहे होते हैं, ठीक। ये मतलब धरती ही ऐसी नहीं है जहां भूकंप आ रहे हैं, और भी ग्रह ऐसे हैं जहां आप भूकंप देख रहे हो। अब बच्चों जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं बेटा अर्थक्वेक जो आएगा धरती के नीचे बच्चों, जहां अर्थक्वेक का सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों आपका एपी सेंटर। तुम्हें तुम्हें शो नहीं हुई ना, ये मैं 1 सेकंड रुकना बेटा, शो क्यों नहीं हो रही बच्चों को, ये मुझे तुम्हें डायग्राम सा दिखाना था भाई अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। वेट ए सेकेंड। हाइपो सेंटर और एपी सेंटर का क्या मतलब होता है बेटा, अर्थक्वेक के अर्थक्वेक आया वो उसका केंद्र जो रहेगा बेटा धरती के अंदर ही कहीं पे रहा होगा, ठीक है। तो वो जो धरती के अंदर जो है, जहां पर अर्थक्वेक का केंद्र है धरती के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। और बच्चों जो आप हाइपो सेंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जहां सबसे ज्यादा बच्चों नुकसान होगा, ठीक है, वो क्या होता है, एपी सेंटर होता है। बस मैंने 2 ही लाइन कही अभी तुम्हें अर्थ के ये अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। मैं कह रही हूँ धरती के नीचे जहां पर अर्थक्वेक का सेंटर है, धरती के नीचे, उसको मैं हाइपो सेंटर कह रही हूँ। और हाइपो सेंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर धरती के ऊपर उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान बेटा एपी सेंटर पे ही होता है। जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस मतलब केंद्र जो है, वो हमेशा एक फाल्ट के ऊपर, फाल्ट क्या होती है आपकी, एक दरार होती है, ठीक है। तो एक फाल्ट के ऊपर ही फोकस बनता है। अब फाल्टिंग क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, बस तुम ऐसा सुनो कि अभी फाल्ट के ऊपर ही क्या रहेगा, एक का फोकस रहेगा। और धरती के नीचे है तो हम उसको हाइपो सेंटर, और हाइपो सेंटर के एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एपी सेंटर बोल देते हैं। अब बेटा कि जो आपका फोकस जो है धरती के सरफेस से, जो आपको ग्राउंड दिख रहा है उससे कितनी नीचे है, उसके हिसाब से हमने अर्थक्वेक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। शैलो फोकस, ठीक है, और मिडल फोकस और डीप फोकस। मिडल ही नाम आता है ना, इंटरमीडिएट फोकस ये नाम आता। शैलो फोकस कब होता है बेटा, शैलो फोकस है जब आपका जो ये भाई डिस्टेंस जितनी है धरती के अंदर, जो फोकस है इसके जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर तक है, तो वो क्या होता है बेटा, शैलो फोकस। जैसे कल हम पढ़ रहे थे बेटा, हम कल सुनामी की बात कर रहे थे ना, तो हम कह रहे थे भाई वो 9 के स्केल का, रिक्टर स्केल पे 9 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और उसने बहुत ज्यादा बड़ी सुनामी लेके आया। तो वो इसलिए ना क्योंकि उसका वो शैलो फोकस अर्थक्वेक था बेटा, उसका जो सेंटर था वो बस 30 किलोमीटर धरती के नीचे था, ठीक है। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर नीचे था, तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी ही आपकी डिसिपेट नहीं होगी, वो मतलब इतना कम है, तो डेफिनेटली बेटा ज्यादा ही हलचल आपकी अर्थ सरफेस पे आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। एक तो जो वेव है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आए तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी, उतनी सरफेस पे उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे उसको डिस्टेंस ही 30 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो जितनी भी एनर्जी थी उसने अर्थ सरफेस पे फिर क्या मचाई, ओशन के सरफेस पे मचाई ना, तो इसलिए वो ज्यादा डिवास्टेटिंग था। तो शैलो फोकस जितने भी अर्थक्वेक होंगे बेटा वो ज्यादा ही नुकसान करेंगे, ठीक है। फिर बेटा इंटरमीडिएट फोकस 70 से 300 किलोमीटर, और डीप फोकस बेटा 300 से नीचे। तो इतनी बात तो हर एक बच्चा समझ गया, अगर अर्थक्वेक डीप फोकस है तो कम नुकसान पहुंचाएगा, और अगर वो शैलो फोकस है तो बच्चों को क्या करेगा, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोसेस ऑफ फाल्टिंग पे। अर्थक्वेक की जो प्रोसेस है मेन, जिसको हम फाल्टिंग बोलते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। देखो फाल्टिंग क्या है बच्चों? फाल्टिंग है भाई अर्थ के फाल्ट का मतलब क्या है? दरार से, भाई अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे कोई दरार आ जाए, कोई फ्रैक्चर है, उसको हम फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फाल्ट आता कैसे है? हम कह रहे हैं कि जब दो प्लेट आपस में मूव कर रही हैं, तो बेटा जब वे मूव करेंगी तो उनमें क्या आएगा? उनमें स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब हर कोई बच्चा समझता ना भाई, जैसे कि मैं किसी चीज पे प्रेशर डाल लूंगी, तो वो प्रेशर के रिस्पोंड में जो आता है भाई, वो कितना मुड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। और वो जो स्ट्रेन है बेटा, वो उसमें कुछ ना कुछ रोक में क्या ले आएगा? डिफॉर्मेशन ले आएगा। और वो कुछ, कोई भी रोक है बेटा, वो सॉलिड है, ऐसा तो है नहीं भाई वो इलास्टिक है तो वे प्लास्टिक ही टूटेंगी ही भाई, एक लेवल तक ही तो वो स्ट्रेस को सहन कर पाएंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगी? उसके बाद बेटा उनमें रप्चर आ जाएगा। रप्चर मतलब ये दरार आ गई, जिस जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉल्टिंग कहते हैं। और ये रप्चर बेटा हर एक डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरली। और जो ये प्लेन होगा, इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्ट प्लेन जो है वो कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी चौड़ी वो बात नहीं कह रहा, तुम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। हम कह रहे हैं कि दो प्लेट आपस में मूव कर रही थी, आपस में एक दूसरे के साथ उनकी मूवमेंट चल रही थी। मूवमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है भाई, वो आप ऐसे आमने सामने से मूवमेंट कर रही हैं या स्लाइड पास्ट कर रही हैं। तो बेटा जब उनमें ऐसी मूवमेंट चल रही है तो क्या होगा? तो ऐसी मूवमेंट होगी तो उनमें स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और स्ट्रेस आएगा तो भाई उसकी वजह से स्ट्रेन आ जाएगा। अब जो हमारा जमीन का हिस्सा है वो ऐसा कोई इलास्टिक थोड़ी ना, कोई रबड़ की गेंद थोड़ी ना है कि भाई तुमने प्रेशर डाला जब तो दब गई, और जैसे ही तुमने प्रेशर हटाया वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई। नहीं, वो उसमें स्ट्रेन आया, टिल्ट हुई, पर एक मैक्सिमम स्ट्रेन ही तो सहेगी। उसके बाद क्या आ जाएगी? उसके बाद उसमें दरार आ जाएगी। उस दरार आने को ही हम क्या कह रहे हैं? फॉल्टिंग कह रहे हैं। और वो जो फॉल्ट आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगी? अर्थ की एनर्जी रिलीज हो जाएगी और हमारा क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक जो है आ जाएगा। तो इसलिए जो फोकस होता है वो हमेशा कहाँ होता है बेटा? आपके फॉल्ट प्लेन के अंदर ही आपका फोकस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फॉल्ट की टाइप बेटा। जैसे देखो ये जो फॉल्ट है ये सैन एंड्रू फॉल्ट है, और ये यूएसए के अंदर है, और बेटा ये 750 माइल लॉन्ग है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे विजिबल है, दिखाई देता है। ये तुम्हें दिख रही होगी ये दरार सी ऐसे फोटो में भी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फॉल्ट है। अब मैं जो कह रही हूँ कि जो आपके फॉल्ट है ना बच्चों, वो देखो भाई दो ही मूवमेंट हो सकती हैं। जब दो रोक हैं, दो पहाड़ी हैं, तुम ऐसे समझ के चलो भाई, उनमें दो ही तरीके की मूवमेंट हो सकती है। या तो ऊपर नीचे की मूवमेंट होगी जिसको वर्टिकल मूवमेंट कहेंगे, या बच्चों ओरिजेंटल टकरा रही हैं भाई, एक दूसरे से रगड़ खा के ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो जो हमारे बेटा फॉल्ट हैं वो दो टाइप के फॉल्ट हैं। एक तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का मतलब क्या है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का मतलब है बेटा जब उनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कह रहे हैं। देखो अब तुम्हें सब बच्चों को डायग्राम दिख रहा है भाई, हम ऐसे कह रहे हैं ये हमारी दो रॉक हैं, कुछ लगा लो, दो प्लेट हैं, दो रॉक हैं, जो भी तुम्हारा समझने में तुम्हें ठीक लगे। ये आपस में हॉरिजॉन्टल इनमें मूवमेंट हो रही थी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही थी। तो बेटा इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में दो ही सिचुएशन हो सकती हैं भाई, या तो राइट साइड आगे आए या लेफ्ट साइड आगे आए। अगर राइट साइड आगे आ रही है तो उसको हम राइट लेटरल बोलते हैं, और अगर लेफ्ट साइड आगे आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लेफ्ट लेटरल बोल रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का मतलब क्या है? जब दो दो जो रॉक हैं उनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वे आपस में स्लाइड पास्ट हो रही हैं, उसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा डिप स्लिप। फिगर शो नहीं हो रही है बेटा? ओके, एक मिनट रुको। कौन सी क्लास में बच्चे? सेकंड में ही? अच्छा, अभी करती हूँ मैं दोबारा से। हाँ, इसमें शेयर नहीं हो रखा। सही सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल। ये मैंने एक बार लिंक भी कर दिया है, अगर बार बार ऐसे तो तुम अपना खोल के देख लेना। लिंक फॉर नोट्स, ये किसी के
खुल जाएंगे नोट्स, ठीक है। अभी अभी शेयर किया बेटा मैंने। और तुम तब तक इमेजिन करो और सोचो कि भाई तुम जो इमेजिन कर रहे थे क्या उसी ऐसा ही कुछ मैं कहना चाह रही हूँ। देखते हैं भाई मेरा जो बोल रही हूँ क्या बच्चे वही परसीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। मिनट रुकना बेटे। अब सब बच्चों को डायग्राम दिख रहा है भाई, सभी क्लास के बच्चों को सबको शो हो रहा है डायग्राम बेटा? सब सभी क्लासेस में डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। ओके बच्चे। अब मैं देखो बेटा हमें फॉल्ट का मतलब पता चल गया। फॉल्ट मतलब दरार, ठीक है भाई, दरार आ रही है। तो दरार अर्थ के सरफेस में कब आ रही है भाई? दो प्लेट आपस में मूव कर रही हैं, दो चट्टान कुछ भी लगा लो तो आपस में मूव कर रही हैं, उससे आ रही है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मूवमेंट दो ही टाइप की हो सकती है, ओरिजोनटल या वर्टिकल। हम सबको पता है बेटा। एक तीसरी भी आती है जिसमें कोई एंगल हो, ठीक है, पर वो अभी तुम छोड़ो, वो तुम्हें डीप में भी पढ़ना भी नहीं है भाई। हम कह रहे हैं कि दो ही टाइप की मूवमेंट है, ओरिजोनटल या वर्टिकल। पहले मैं कह रही हूँ ओरिजोनटल मूवमेंट हो रही है। ओरिजोनटल मूवमेंट तो तभी होगी ना जब कोई आपस में एक दूसरे को ऐसे, जैसे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है भाई, दो चट्टान है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नॉर्थ में, एक साउथ में जा रही है। तो इस केस में बेटा हम क्या कहेंगे? इस फॉल्ट का हमने नाम दिया, जो ये दरार आ गई है फॉल्ट तुम्हें दिख रही है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये ब्लू कलर की जो दिखाई दिया, ये इसने ऐसे कहा कि बेटा ये इसमें क्या आ गई है, ये इसमें फॉल्ट आ गई है। आई बात समझ में? और अगर राइट वाली आगे आ रही है तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और अगर बेटा लेफ्ट वाली आगे आ रही है तो लेफ्ट लेटरल, राइट आगे आ रही तो राइट लेटरल। स्ट्राइक स्लिप ओरिजेंटल मूवमेंट, स्ट्राइक स्लिप। अब बेटा डिप स्लिप फॉल्ट, डिप का मतलब क्या होता है? एंगल से होता है। डिप का मतलब ही एंगल से होता है। इन्होंने कहीं ना कहीं लिख भी रखा होगा जब तुम नोट्स पढ़ोगे कि डिप क्या है। बेटा एंगल है सरफेस के साथ। देखो एंगल ऑफ फॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, उसी को हम क्या कहते हैं? डिप कहते हैं। तो डिप स्लिप फॉल्ट बेटा दो टाइप की हो सकती है। जो पहली बात तुम कह रहे हैं कब होगी? जब वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो वर्टिकल मूवमेंट जब होगी तो हम कह रहे हैं, हम दो टाइप की मूवमेंट कह रहे हैं। एक तो यहाँ पर रिवर्स फॉल्ट होता है और एक क्या होता है बच्चों? नॉर्मल फॉल्ट होता है। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों। डायग्राम दिख रहा है क्लास 1 के बच्चों को? मुझे तो शो नहीं हुआ भाई, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें इनका आगे डिप स्लिप फॉल्ट का फोटो दिखाई नहीं दिया। मैं कह रही हूँ जब वर्टिकल मूवमेंट हुई तो हमने उसको डिप स्लिप फॉल्ट दिया। डिप का मतलब ही एंगल से था, तो उस केस में आपकी दो ही मूवमेंट हो रही हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? एक तो रिवर्स फॉल्ट और एक नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट का क्या मतलब है? हम ऐसे मान के चलें बच्चों कि हम एक पहाड़ी पे चल रहे हैं, ठीक है, और जो पहाड़ी है ना उसके साथ कोई छोटी पहाड़ी क्या है? अटैच है, ठीक है। तो रिवर्स केस में क्या हो सकता है? तुम खुद सोच के बताओ रिवर्स केस में क्या होगा? रिवर्स केस में हम ये कहेंगे कि जो एंगिंग पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उल्टी चीज हो रही है ना। जो एंगिंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस को हम कहते हैं बेटा रिवर्स फॉल्ट। देखो हम ये कह रहे हैं ये जो क्लिफ है ना, ये जो चट्टान है ये बच्चों आपका बेस है, ये हमने वॉकिंग क्लिफ समझ ली, और ये इससे एंगिंग था। होना क्या चाहिए था बच्चों? वर्टिकल मूवमेंट चल रही है, एंगिंग को नीचे पड़ना चाहिए था, पर एंगिंग क्या हो गई? ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब इन द केस जब आपका हैंगिंग है, ये समझने के लिए ही बनाई गई है टर्मिनोलॉजी। और ऐसे ही बेटा हर जगह तुम यही समझोगे इसमें कि जो हैंगिंग है वो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स। देखो इस डायग्राम में ये हमने पूरा बेस मान लिया, जिसको हम कह रहे हैं कि ये पूरी पूरी जितना भी तुम इसको नीचे समझ के चलो बेस चल रही है, ठीक है। और ऊपर का हिस्सा हमने हैंगिंग मान लिया। हैंगिंग ऊपर जा रहा है, उल्टी चीज होगी, हैंगिंग को जाना नीचे चाहिए था, हैंगिंग ऊपर हो गई, तो ये क्या होगी बेटा? रिवर्स फॉल्ट हो गई। अब रिवर्स फॉल्ट बेटा कौन सी बाउंड्रीज में मिलती है? रिवर्स फॉल्ट जो है आपकी हमेशा कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मिलती हैं। और फिर नॉर्मल फॉल्ट बच्चों, नॉर्मल फॉल्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल फॉल्ट का बेटा मतलब है जो बेस है वो जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसको, ये तो है ही भाई, भारी था, बेस था, नीचे की तरफ ही जाना था उसको, तो वो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉल्ट। देखो
ये अगर मैं पूरा बेस मान के चलूं और ये ऊपर का हिस्सा इसको हैंगिंग मान के चलूं, तो मैं कह रही हूँ जो बेस है वो नीचे जा रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन है जो होनी चाहिए, भारी थी नीचे ही सिंक करेगी, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी बेटा, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल फॉल्ट हमको मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर मिलता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमें दिखाई देता है। या मैंने कुछ, एक मिनट रुको, नीचे कुछ गलत तो नहीं कह दिया है, सबको सही दिख रहा है क्या लिखा है इन्होंने, बाउंड्रीज इस टाइप ऑफ बाउंड्रीज कॉल्ड नॉर्मल रिवर्स, इन्होंने बस इतना ही लिखा है, ठीक है, ओके। भाई फॉल्ट सबको समझ आ गए बच्चों, फॉल्ट हर एक बच्चे को समझ आया, ये बताओ। फॉल्ट जो है एक दरार की प्रोसेस है, और उसमें बच्चों हम बस इतना ही कह रहे हैं कि दो ही टाइप के फॉल्ट है, ओरिजेंटल या वर्टिकल। ओरिजेंटल हर एक बच्चा आसानी से कर लेगा, आगे पीछे मुंह कर रही है, वर्टिकल में बेटा एंगिंग के इसके कंसेप्ट से समझना, ठीक है। और ये जो आपके फॉल्ट हैं ये प्लेट बाउंड्रीज से जुड़े होते हैं, जो आपने अभी अभी पढ़ी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, उन प्लेट बाउंड्रीज के साथ क्या जुड़े होते हैं बेटा, फॉल्ट जुड़े हुए होते हैं। अब आगे बेटा है टेक्टोनिक क्रीप, बस मैं यही दो चीज और करवाऊंगी आज, अब आगे नहीं करवाऊंगी। टेक्टोनिक क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रीप का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताए मुझे क्रीप का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए हिंदी में क्रीप का मतलब क्या होता है। कहना चाहेगा कोई, क्रीप भाई रेंगना, ठीक है। तो टेक्टोनिक क्रीप का मतलब कि इतने धीरे से बेटा, इतने धीरे से आपकी मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, इतना बहुत ही धीरे से फॉल्ट आ रहा है कि उसमें अर्थ एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो जा रही है, ठीक है, उसमें कोई अर्थक्वेक आएगा ही नहीं। टेक्टोनिक क्रीप में कभी भी अर्थक्वेक नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब जहां अर्थक्वेक ही नहीं आ रहा, इवन देन फाल्टिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, बहुत धीरे धीरे चल रही है, उसको टेक्टोनिक जाता है। और स्लो अर्थक्वेक का मतलब क्या है बेटा, कि बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें कोई एकदम से अचानक, जिसको हम नॉर्मल अर्थक्वेक मानते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहेगी भाई हाँ भी अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग गिर गई, ना ना ना। स्लो अर्थक्वेक में महीने तक भी लग सकते हैं, घंटे, डेज, ठीक है, इवन मंथ तक लग जाते हैं, 6 से 7 का होता है बेटा। और ये एक नई मतलब खोज हुई है जब से जीपीएस आया है आपका, ठीक है, और साइंस में एडवांसमेंट हुई है तब से। इन दिस केस सेम बच्चों, स्लो अर्थक्वेक में भी अर्थक्वेक फील नहीं होगा, पर जो फॉल्ट है, जो दरार है, वो आपको दिखाई देगी। और टेक्टोनिक क्रीप में भी बेटा दरार दिखाई देगी, पर बहुत धीरे धीरे दिखाई देगी, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आपने रोड बनाया, कोई कुछ बनाया, ब्रिज बनाया है, तो धीरे धीरे बेटा उसमें फॉल्ट दरार जो है आती रहेगी, मतलब ऐसे खाई जो है वो बन जाएगी। टेक्टोनिक क्रीप पे तो बिल्कुल ही अर्थक्वेक आपको फील नहीं होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। अब आगे बेटा मैं कल पढ़ाऊंगी ये टाइप ऑफ सेस्मिक वेव में। अब भाई फॉल्ट आई थिंक तो और एक बच्चे को समझ आ जाना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से तुम कल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई रिस्पोंड नहीं कर रहा, क्या बात है, समझ नहीं आया किसी को कुछ? नहीं अगर मैम, हो, समझ आ गया अगर मैम। नहीं समझ आया मैम तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। और जो मैंने जैसे तुम्हें ये कहा ना कि फॉल्ट जो होते हैं वो प्लेट बाउंड्री से जुड़े होते हैं, वो हम आगे भी अगर कहीं आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कोई ना कोई फॉल्ट देखो, ट्रांसवर्स से तो हर कोई बच्चे को समझ आ गया कि ट्रांसवर्स जो बाउंड्री है उनके साथ तो कौन से फॉल्ट होंगे, ओरिजेंटल फॉल्ट होंगे, इतना तो हर एक बच्चे को समझ आ गई ना ये लाइन बच्चों। ट्रांसवर्स जो है, मैं पहले ही तुम्हें कह रही हूँ, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है ओरिजेंटल में ही होता है। और जो आपकी ट्रांसवर्स बाउंड्री थी तो वहां पर कौन से फॉल्ट चल रहे होंगे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होंगे। अब बात रहेगी दो की, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, वहां पर वर्टिकल मूवमेंट चल रही थी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में, बस उसका तुम्हें याद रखना, ठीक है। अब कल मैं तुम्हें वेव करवाऊंगी, और कोशिश करूंगी कल अर्थक्वेक को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल मैं तुम्हें ये सब करवाऊंगी, ठीक है बेटा। आज के लिए अब किसी को कुछ पूछना हो, या सेस्मिक वेव के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चों। भाई जैसे ये चीज तुम ऐसे प्रैक्टिकल याद रखनी है, ठीक है, ऐसे जिंदगी की नॉलेज कहने का मतलब ये है। भाई देखो, तरंग ही है जो एनर्जी को पहुंचा रही है, ठीक है भाई। जब धरती के अंदर आपकी जो आइपो फोकस है उसमें
तरंग जनरेट हुई और वो ऊपर आपके अर्थ सरफेस पे आ गई। फिर हमने जो वेव है उनको बेटा बॉडी वेव और सरफेस वेव में भी कह रखा है। बस मैं तुम्हें एक लाइन कहना चाह रही हूँ कि जो जो एक प्राइमरी वेव होती है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरह करती हैं ट्रेवल। जैसे साउंड वेव है, ध्वनि की तरंग बच्चों हर जगह होती है। ध्वनि की तरंग बच्चों गैस में भी ट्रेवल कर लेती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी। सेम इन द केस ऑफ आपकी एक बॉडी वेव की प्राइमरी वेव है वो। और बेटा जो तरंगों की जो आपकी स्पीड है ना, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है। जो ये कई बार आप तुम सुनते नहीं हो कि भाई ये बिल्ली कुत्तों को पता चल जाता है अर्थक्वेक आ गया और इंसानों को बाद में पता चलता है, तो वो उनकी बात सच है बच्चों, वो कोई झूठी बात नहीं है। क्योंकि बेटा जो शेकिंग होती है ना, जो हमें ऐसे शेकिंग दिखाई दे रही है, वो दूसरे टाइप की तरंग से दिखाई दे रही है। और जो वो आपने सुना जो साउंड में भी ट्रेवल कर रही है, वो दूसरे टाइप की वेव है। तो इसलिए वो सुन पहले जाती है, और जो तरंग अर्थ में कंपन कर रही है वो बाद में पहुंच रही होती है। बस मैं तुम्हें एक ये लाइन बताना चाह रही हूँ कि आज की क्लास से ये प्रैक्टिकल नॉलेज, भाई ऐसे कहा जाता है ना एनिमल्स को पता चल जाता है, तो वो बात सच है बच्चों, उनको पता चल जाता है। क्योंकि तरंगे अलग अलग टाइप की है। जो तरंग सरफेस पे कंपन करके करके गई है वो अलग है, और जो आपकी साउंड में भी पहुंच रही है वो अलग है। वो सबसे तेज चलने वाली, इसलिए उनको सुन जाता है। ठीक है। या कई बार लोग भी बेटा जिनको बहुत मतलब अच्छे लिसनर हैं, उनको भी सुन जाता है कि हाँ भूकंप सुना पहले गया और आया बाद में। आज के लिए इतना बहुत ही हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई जो आपकी प्रशांत महासागर है, ये वैसे डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में कहीं ना, पर जनरल तुम्हें पता होना चाहिए। जापान जो है वो वहां पर इतने अर्थक्वेक आ रहे हैं क्योंकि बच्चों वो प्लेट बाउंड्रीज के पास है, प्रशांत महासागर की बाउंड्री चल रही है वहां पर। तो इसीलिए वहां पर जो भी एरिया बाउंड्री के पास होगा, वहां पर क्या चल रहे होंगे बेटा, भूकंप चल रहे होंगे और वल्कनो चल रहे होंगे। इसीलिए आज के टाइम पे कहा जाता है ना कि भूकंप जो है पहले ही नॉन क्षेत्र है, कि यहाँ पर भूकंप हो रहे होंगे और यहाँ पर ज्वालामुखी हो रहे होंगे। ठीक है। तो इन प्लेट बाउंड्री के आसपास जो क्षेत्र होगा, चीजें चल रही होंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, और तुम भी पढ़ने की कोशिश करना। अगर किसी को ना समझ आए तो मेरे को बता देना। और मैंने हर एक क्लास में तुम्हारे लिंक डाल रखे हैं, और आई होप खोल के भी देख लिया होगा। थर्ड और फोर्थ में अभी भी डाल देती हूँ दोबारा से, और वैसे डाल दिया था। तो बेटा जब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। लिंक फॉर नोट्स कर लो। ग्रुप पे कौन सा डालना लिंक? उसका ये जैसे तुम्हें हर बार नोट्स देती हूँ ना, जो भी मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं नोट्स देती हूँ, तो ये उसका ही लिंक है बच्चों। मेरे को लगा थर्ड और फोर्थ में बाद में नहीं डाला था, और सब में तो मैंने डाल दिया था, पहले भी डाल दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे। बेटा असाइनमेंट का ना आज सच बताऊं तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आज से हमारे कॉलेज खुले थे तो वहां चले गए, और तुम्हारी क्लास से पहले ही मुझे ध्यान आया। फिर मैंने सोचा कि दिन में ही करूंगी बात। जो कुछ भी रहेगा मैं तुम्हें कल जरूर, आई होप कि मैं सर से पूछ ही लूंगी और तुम्हें बता दूंगी। ठीक है भाई। सारे सारे बच्चे अपने नोट्स खोल के देख लो, खुल गया होगा एज आई होप तुम्हें लिंक से। और कोशिश करना खुल बेटा गया थोड़ा सा मैम। पढ़ने की, तो हर एक मैम फर्स्ट ग्रुप में क्या कह डालना रहे है हो एक बार दोबारा? फिर लिंक। डाला था मैम ने फर्स्ट ग्रुप में भी। बिल्कुल बच्चे हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो डिस्टेंस के नोट्स हैं वो तो तुम्हें हम्म। हाँ तो बेटा मैं यूं ही कह रही हूँ बेटा, पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अब क्या है, हमारी तो एमएससी एनवायरनमेंट जो होती है वो इंग्लिश में ही हो रही होती है, तो बेटा हम थोड़ा वो लैंग्वेज पढ़ पढ़ के उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, बात ये है। ठीक है। हिंदी, और मैं बोलती तो हिंदी में ही हूँ मेरे हिसाब से। भाई क्या हुआ जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की, मेरा कहने का मतलब ये बेटा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों को कि बच्चों को समझ आ जाए। फिर वो रीडिंग तो अपने आप ले ही लेंगे। भाई कोई रट्टे की चीज नहीं बता रही, मैं तुम्हें समझाने वाली चीजें बता रही हूँ बस बेटा, मेरा ये कहने का मतलब है। और मेरा ठीक है। हाँ, तो तुम अगर मान लो किसी बच्चे को पढ़ते वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मेरे से, क्योंकि बेटा आखिर में है तो तुम्हारी एक क्वेरी क्लासेस भी, बच्चों को जो दिक्कत आई हमें वो सोल्व करनी है। वो तो हम ये
बेटा जिसमें तूने अच्छा लिखा होगा। ये तो बेटा तेरी, वो तो बेटा अगर मान ले तूने लिखा ही अच्छा नहीं होगा तो उस पर डिपेंड करता है ना। अब मान ले आपको बहुत अच्छे से आता है पर आपके पास शब्द नहीं है। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है ना, पढ़ते नहीं है, वोकैबुलरी है नहीं उनकी, आप अपने भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब मान लो फाल्टी वर्ड आ जाए, ठीक है, और भाई उसको बच्चे को नहीं पता, हिंदी में दरार याद आ रखा है पर इंग्लिश में फाल्ट उसको चल नहीं रहा है, यही डिप ही आ जाए। जैसे एक सिंपल सी बात है बेटा, मैंने तुम्हें आज ये बताया कि वर्टिकल जो है ना उसको हम डिप स्लिट फाल्ट बोलते हैं, पर मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ डिप का मतलब ही एंगल से होता है कि एंगल जो बनाता है सरफेस के साथ, फाल्ट जो एंगल बना रहा है सरफेस के साथ उसको ही हम डिप बोलते हैं। तो वर्टिकल का नाम ही डिप से शुरू होगा। ठीक है, तो मान लो तुमने ऐसे वर्टिकल याद है, डिप नाम याद नहीं है, वोकैबुलरी बच्चों की बहुत पुअर है भाई। मैं ये कहूंगी आजकल बच्चे नहीं किताबों पे ध्यान देते, कुछ मोबाइल ने भी समाज का कल्याण कर दिया है, मतलब हमारी मेमोरी लॉस भी और समय भी नहीं दे पाता, सब कुछ ही है। कंट्रोल आज के टाइम पे जरूरी है बेटा, और पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है बच्चों, ये शिक्षाएं फिर चलती रहेंगी। ओके बेटा, कल मिलते हैं। ठीक है, और किसी को ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। आपने बात गुड नाइट की बच्चे। असाइनमेंट के लिए। बेटा वो मैं कल बता दूंगी। ओके मैम।